convolution and filters. They form the basic building block of convolutional neural networks. We were trying to understand most used filters in computer vision. तो ये गेम आप लोगों ने सबने खेली हुई है. Can you spot this guy inside this image? So yes sir, it's a cartoon in Doraemon, maybe Nobita. ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा. तो we want to model this whole process कि आपकी आंखों ने कैसे क्या किया बीच में. तो this is something you have done in correlation. आपने कोई चीज़ तलाश करनी होती है किसी बड़े सिग्नल में, तो you do correlation. correlation क्या है? sum of products. ये हमने किया था कि सिमिलर चीज़ों को तलाश करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट्स. हमने एक एग्जांपल की थी साइनोसाइड की, या उस तरह के कुछ सिग्नल थे. टू ऑफ देम लुक्ड सिमिलर. So this is what this whole recognition process is. We have a template and we want to find it out in a bigger sequence. तो ये फॉर्मूला है, आपको पता है. आपने कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है? कॉन्वोल्यूशन में हम फ्लिप कर देते हैं एंड देन वी स्टार्ट स्लाइडिंग. कोरिलेशन में हम फ्लिप नहीं करते, वी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग. अगर मैं पेंट में बनाऊँ ना ये चीज़, तो ये मेरा कोई लेट्स से 2D नहीं करता, मैं 1 डायमेंशनल कर देता हूँ. ये मेरे पास 1 डायमेंशनल सीक्वेंस है एंड आई वांट टू फिल्टर इट यूजिंग दिस सीक्वेंस. तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्लाइड करना शुरू कर दूँ. ठीक है, ये जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ दिस इज कोरिलेशन. और अगर इसी को फ्लिप कर दिया जाए, आई डोंट नो कैसे फ्लिप करते हैं पेंट में. एनीवेज, तो अगर इसको मैं किसी तरह फ्लिप कर लूँ, तो ये 3D पेंट 3D में मैं कर सकता हूँ ये काम. एनीवेज, तो यू नो दिस प्रोसेस कि इस ब्लू वाले को फ्लिप किया एंड देन स्टार्ट स्लाइडिंग. तो ये ऑपरेशन आपने किए हुए हैं और आपने इट्स वेल अंडरस्टूड. तो 2D में क्या होगा? 2D में बस सिर्फ ये चीज़ चेंज हो जाती है कि अब आपके पास 2D सीक्वेंस है और जो आपके पास फिल्टर भी है वो भी 2D है. तो आप पहले उसको यूं स्लाइड करें, फिर एक रो नीचे चले जाएं, फिर स्लाइड करें, फिर एक रो इस तरह जाना. दिस इज अब कोरिलेशन. तो हम ये देखेंगे कि हमारे लिए ना दोनों ऑपरेशन एक ही है विजन में. तो वी नो द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड कॉन्वोल्यूशन. ये आपके पास 2D कॉन्वोल्यूशन का ये ब्लू में, तो यू कैन सी कि यू आर फ्लिपिंग इन 2 एक्सेस. पहले राइट टू लेफ्ट फ्लिप किया, फिर टॉप टू बॉटम फ्लिप कर दिया. तो now can you confirm that if I correlate this red bigger yellow box I get this at the output? ये करके देखें. इसमें ये जो वाइट पिक्सल है ना, दिस मीन्स ये 1 है और बाकी सारे 0 हैं. So now start sliding this red box over this bigger matrix and see if you get this. Do you? अच्छा,
तो इन लिटरेचर देयर इज दिस कंफ्यूजन कि कोरिलेशन का क्या सिंबल है और कॉन्वोल्यूशन का क्या सिंबल है। यहाँ पे हमने एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना है, या भी हम ये कह रहे हैं कि साइज में बहुत कर दिया है, क्वालिटी भी उतनी खराब कर दी है। कंपैरिजन हो रहा है वो कंपैरिजन के बाद भी मेरे पास सेम क्वालिटी है। ये अगर मैं रिकवर करना चाहूँ तो ये जो रिजल्ट आया है, जो हमारे पास रिजल्ट आया था, इसमें हमने फ्लिप किया है अपनी सीक्वेंस को, या वी स्लाइडिंग डायरेक्टली स्लाइड कर से ये रिजल्ट आता है, फ्लिप नहीं किया। आप करके देखें ना एक दफा। तो इट्स नॉट क्लियर ये जो सिंबल बना हुआ है ये किसका है, कोरिलेशन का है या कॉन्वोल्यूशन का है। तो अब हम करके देखते हैं ना ये एग्जांपल। तो क्या रिजल्ट आएगा। आई हैव प्लेस्ड दिस रेड बॉक्स ओवर हियर, आई हैव प्लेस्ड दिस रेड बॉक्स ओवर हियर। तो पहले पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होनी है। तो 1 से क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगा, एफ होगा, और रिजल्ट हम सेंटर पिक्सल पे प्लेस कर रहे हैं, विच मीन्स फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, इधर कोई चीज़ आनी है। यहाँ क्या आएगा, एफ इफ वी हैवंट फ्लिप्ड, यहाँ एफ आना चाहिए। और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें हम फ्लिप नहीं कर रहे, तो इट अपीयर्स के दिस सिंबल करंटली इज बीइंग यूज्ड फॉर कोरिलेशन। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, फिल्टरिंग हो रही है। Filtering we have studied, it is a convolution operation, so there is some confusion, but that is something present in these slides and online slides. It doesn't affect us. अभी हम देखेंगे। हमने बात की थी कि अगर हमारे फिल्टर्स जो हैं, ये जो छोटा रेड वाला बॉक्स है, इफ इट इज सिमेट्रिक तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमें सिर्फ ये पड़ता है, हमें फ़ायदा ये होता है कि जो मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है ना, जो मुझे कोरिलेशन करके दे रहा है, I can reuse that function for convolution. So from implementation perspective, my life becomes simpler. I don't have to code two functions. ये हो गया। अब इसको करके देखें जरा, ये सिमेट्रिक है, ये वाला, ये जो नजर आ रहा है आपको छोटे वाला फिल्टर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सिंबल यूज हुआ, ऑपरेशन एक ही होता। तो इसके साथ इस इमेज को फिल्टर करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, कैटेगरी आगे वैल्यू है, रोटेशन हो जाएगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए जो पिक्सल है वही मल्टीप्लाई हो रहा है और उसी जगह रिजल्ट आ रहा है। अभी हमने किया था ना, ये एग्जांपल की थी ना, यहाँ पे ये देखें, ये देखें यहाँ पे हमने, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम मल्टीप्लाई करते थे और फिर 1 से क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, एफ, और रिजल्ट हम सेंटर पिक्सल पे, दैट मीन्स फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम। इसमें ये होगा कि जिस पिक्सल पे ये बॉक्स प्लेस हुआ हुआ है उसकी वैल्यू रह जाएगी, बाकी सारी जीरो हैं, तो नथिंग चेंजेस। तो दिस इज लाइक कन्वॉल्विंग विद इम्पल्स। ये आपने पढ़ा हुआ है ना कि इम्पल्स से कन्वॉल्व करें तो वही रिजल्ट आ जाता है। तो इधर ये 2D इम्पल्स है एक तरह की, ये जो बनी हुई है आपके सामने। अब क्या होगा, हाँ शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, देखें इस वाले पिक्सल की वैल्यू सेंटर पे आपने प्लेस करनी होगी ना, तो क्या शिफ्टिंग हुई है, लेफ्ट शिफ्टिंग हो गई है। तो जब ये फिल्टर फॉर एग्जांपल
ये देखें लेफ्ट शिफ्टिंग हुई कि एंड दी एंड जब आपने ब्लॉक बॉक्स आखिर में प्लेस करना शुरू किया ना तो कुछ ब्लैक पिक्सल्स इधर आ गए, ठीक है ना। तो ये आखिर में आपको ब्लैक कॉलम नजर आ रही है। ये शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे तो ये ब्लैक वाला इमेज का हिस्सा बना, और शुरू वाली मेरा ख्याल है कुछ कॉलम्स खत्म हो गई। तो दिस इज सिंपल, इसमें देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। नाउ व्हेन वी सी अ फिल्टर वी कैन गेस कि क्या होने जा रहा है। तो अब यही ऑपरेशन जो है ना वो हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में भी कर रहे होते हैं कि वी हैव एन इनपुट मैट्रिक्स एंड वी अप्लाई अ फिल्टर एंड वी गेट द आउटपुट। तो ये जो फिल्टर है इसको अगर मैं फ्लिप करूं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो क्या कुछ चेंज हो रहा है? तो फिर वी शुडंट बी वरिंग अबाउट वो जो सिंबल कंफ्यूजन स्टार्ट में चल रहा था कि फिल्टर कोरिलेशन करनी है या कॉन्वोल्यूशन करना है। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट मैट्रिक्स। अगर मैं अभी कहूँ कि क्विज होना है तो आप लोग ये कर लेंगे, ये रिजल्ट जो यहाँ पे बना हुआ है। आर यू श्योर? अच्छा, तो ये जो रिजल्ट है इसका साइज छोटा क्यों है इनपुट मैट्रिक्स से? हम ये रिजल्ट है फुल ओवरलैप का। अगर हम इसमें वो पार्शियल ओवरलैप कंसिडर करते हैं ना तो आउटपुट का साइज इनपुट के साइज से बड़ा होना था। इफ यू कन्वॉल्व टू सीक्वेंसेस, एक और एक की लेंथ n है, तो जो कन्वॉल्व्ड सीक्वेंस आउटपुट होता है उसकी क्या लेंथ होती है? m प्लस n समथिंग, ठीक है। तो m से बड़ा होता है वो, बट यहाँ पे छोटा है इस वजह से कि हमने सिर्फ फुल ओवरलैप कंसिडर किया, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव डन ऑलरेडी डन इन सिग्नल प्रोसेसिंग में, ये आप लोगों ने किया हुआ। तो हमारा फोकस जो है ना ये छोटे वाले इस बॉक्स पे है कि इसकी वैल्यूज हमें कैसे पता चलती हैं। तो ये बेसिकली सिंपल एक मैटलैब की एग्जांपल है। अगर आपने ट्राई करना हो ना क्रॉस कोरिलेशन, इट इज़ वेरी इजी टू डू इन मैटलैब। एक इमेज रीड कर लिया हमने बड़े वाला और एक उसी का छोटा सा पोर्शन हमने रखा हुआ है, कन्वॉल्व करेंगे, इस तरह का कोई रिजल्ट आएगा। एक जगह वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बाकी जगह कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये जिस जगह पे वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसका क्या मतलब है? वो जो छोटे वाली चीज़ है वो उसके सबसे सिमिलर इस जगह पे कोई ना कोई चीज़ है, ठीक है। तो अगर ट्रेनिंग टाइम पे एक थ्रेशोल्ड रख सकते हैं कि अगर ये नंबर इससे बड़ा हुआ ना तो आई विल कंसिडर इट एज अ डिटेक्शन। तो ये देयर इज दिस फंक्शन नॉर्मलाइज्ड क्रॉस को, इट्स वेरी इजी इन मैटलैब। I don't think so in Python there is a function which is as simple as this. आपने ओके टेक इट एज अ होमवर्क, जाकर ना आपने सर्च करना है कि क्रॉस कोरिलेशन करने के लिए कोई फंक्शन है, 2D क्रॉस कोरिलेशन करने के लिए कोई फंक्शन है पाइथन में, ये अब आपने सर्च करना है। ये भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इसी तरह ऑब्जेक्ट में यही होता है कि हमारे पास टेम्पलेट होती है, टेम्पलेट कह लें, मास्क कह लें, फिल्टर कह लें, ये सारे एक ही चीज के नाम है। So the question is that in object recognition you don't always know, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली चीज उसी तरह की नजर आए जो आपके पास ट्रेनिंग टाइम पे टेम्पलेट है। उसका साइज बड़ा हो सकता है, उसका साइज छोटा हो सकता है, वो रोटेटेड हो सकती है। तो दिस इज द recognition challenge. We will see how we convert this process of correlation into a scale invariant and rotation invariant matching method.
integral image were just a method of counting something. We did not do any rotation in it. I don't know. I don't remember talking about rotation in integral images. So the question in the class was that integral images can handle some sort of invariance. We will get to that. So those are the challenges और वही हमने solve करने हैं कि कैसे ये simple matching method को ना हम invariant बनाएं. Invariant भी बनाएं और robust भी बनाएं. Two different things. तो ये बेसिकली अगर साइज सही मैच हो जाए ना तो ये कोरिलेट, और यहाँ पे कुछ जो वाइट वाली वैल्यूज हैं वो बड़ी वाली वैल्यूज हैं. तो देन इट डिपेंड्स ऑन योर थ्रेशोल्ड कि अच्छा एक खास थ्रेशोल्ड से वैल्यू ज़्यादा होगी ना तो चीज़ें मैच कर रही हैं. आपका काम हो रहा होता है इस गेम में. यू हैव अ टेम्पलेट एंड यू आर ट्राइंग टू मैच. ये नज़र आ गया, ये ग्रीन बॉक्स बना हुआ इधर ही नज़र आ रहा था आपको? कहीं नज़र आ रहा है? ये एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे इस जगह पे. ये कर्सर जो है मूव करता हुआ नज़र आ रहा है आपको? Here the online students have advantage. उनको कलर जो है ना उनके अच्छे. एनीवेज घर जाके देख लीजिएगा, ये आपको नजर आ जाएगा. तो आप जो है ना रिजल्ट भी बता दिए कि यहाँ पे कोरिलेशन ज़्यादा है. इसके दी फैसिनेटिंग थिंग विच वी वांट टू सॉल्व इज कि कैसे ये सिंपल ये जो मेथड है कोरिलेशन वाला, स्केल इनवेरिएंट, इनवेरिएंट, लाइट इंटेंसिटी चेंज इनवेरिएंट, ये कैसे हो जाता है. इसके लिए ना हमें कुछ फिल्टर्स पढ़ने हैं. अच्छा अब मैं ना पेंट में कुछ देता हूँ. आई वांट ऑल ऑफ यू देम. यानी हमने पहले भी किए थे, मैं दोबारा करने की कोशिश करता हूँ. तो मैं एक सिग्नल सीक्वेंस बनाता हूँ. 1 1 1 1 -1. And if I try to convolve it with a sequence which is 1 1 1 1 multiply by 1/4, या अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं ना तो कुछ इस तरह की चीज़ है. काफ़ी सारे 1 है और फिर 0. तो इस वाले सीक्वेंस को इसके साथ कन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा? पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होगी और वो तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 1 से मल्टीप्लाई होने का कोई है नहीं, और इन द एंड वो ऐड होंगे. तो बेसिकली वैल्यूज ऐड हो रही हैं, 4 वैल्यूज ऐड हो रही हैं और फिर 4 से डिवाइड हो रहे हैं. तो इसका क्या मतलब है? एवरेजिंग हो रही है. ठीक है, ये फिल्टर जो इस तरह की शेप होगी ना, इसका मतलब है वो एवरेजिंग करती है. तो एक ऑपरेशन जो है ना वो एवरेजिंग वाला हमने करना है. वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन एवरेजिंग. तो we will get to the point why are we so interested in averaging. बट उससे पहले ना एक एग्जांपल मुझे और बताएं आप. अगर ऊपर वाले की बजाय ये मैं यूज कर लूँ, इसका मैं चेंज हो सकता है. अगर मैं ये ब्लू वाला यूज करूँ और एवरेजिंग करूँ तो क्या होगा? नहीं, इसको भी इसी के साथ करना, इसको भी इसी के साथ. ज़्यादा वैल्यूज़ की एवरेज होगी ना. ठीक है, और अगर मैं सिर्फ इसको यूज़ करता, जो सबसे नीचे है वो बेसिकली इम्पल्स है, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा. तो जो इनपुट पे है वही, और जो ब्लू वाला है
तो ज़्यादा बड़े नेबरहुड की वैल्यूज ऐड हो रही हैं। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज विद द ब्लू वन इज के जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें बहुत दूर की वैल्यूज दे आर कंट्रीब्यूटिंग। तो बहुत दूर की वैल्यूज अगर रोल पे तो क्या हो रहा है, स्मूथिंग हो रही है, ब्लरिंग हो रही है। दूर से चीज आकर इस पिक्सल में कंट्रीब्यूट कर रही है ना, तो यू विल सी एन इफेक्ट कि कुछ और भी है वहां पे। तो क्रिस्प इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्रिस्प नहीं है तो फिर ब्लर है। तो ये नेबरहुड बड़ा करने से ब्लरिंग ज़्यादा होगी। तो अब अगर मैं ये वाला ये जो है ये वाला फिल्टर यूज़ करूं तो ये जो ग्रीन वाला मैंने ड्रॉ किया इसको क्या कहते हैं? गाउसियन। गाउसियन वी प्रेफर फॉर सम रीज़न। आपको तो रिलेटिव ग्रेडिंग है ना, तो आप लोगों को तो पता है कि सिग्मा का क्या होता है। गाउसियन को कैसे आप डिफाइन करते हैं? मीन होता है उसका एक, और वेरिएंस होता है, दो पैरामीटर चाहिए होते हैं। एक मैंने ये ग्रीन वाला गाउसियन बनाया है और एक मैं जो है ना ये अभी आपका भी देखते हैं कि कितना आपका रिलेटिव मास्टर सिस्टम का नॉलेज है। कौन से वाला गाउसियन आप प्रेफर करेंगे इफ इट कम्स टू ग्रेडिंग? ग्रीन वाला या रेड वाला? रेड वाला क्यों करेंगे? एवरेज तो जीरो ही है। हाँ, वेरिएंस बढ़ गई है तो ग्रेड बदलता है। वन स्टैंडर्ड डिविएशन एवरेज के इर्द गिर्द जो वन स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज बी। जो वन स्टैंडर्ड डिविएशन से आगे सिग्मा है दैट इज बी प्लस, और फिर जो उससे आगे एक सिग्मा है दैट इज ए। ठीक है, आइडली इस तरह होना चाहिए। if there are like 100 and 150 100 students in a class, more or less something like this comes out. This is called law of large numbers. बहुत ज़्यादा random variables को आप जमा करेंगे ना तो वो गाउसियन ही बनेंगे सारे। This is a fundamental law which we will study in stochastic systems. Random variables चाहे जो मर्जी, uniform distribution, some other distribution, if you have too many of random variables and you add and you get a final random variable, that variable will be Gaussian. अच्छा, एनीवेज, तो बहरहाल तो ये जो ग्रीन वाला फिल्टर है ये ब्लू वाले से कैसे मुख्तलिफ है? इससे कैसे मुख्तलिफ है? एक तो ये है कि वो कितना नेबरहुड कंसिडर हो रहा है, मे बी इट इज स्लाइटली डिफरेंट इन बोथ। इसके अलावा क्या फ़र्क है? लेकिन अगर मैं सर जो बिल्कुल जिस पॉइंट के ऊपर होगा उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है एज कंपेयर टू द नेबरहुड। अच्छा, तो अगर हम एवरेजिंग करना ही चाहते हैं, हमें मजबूरी पड़ी गई है एवरेजिंग करने की, हम देखेंगे तो वी माइट प्रेफर ग्रीन वन ओवर द ब्लू वन, बिकॉज ग्रीन वन में जिस पिक्सल के ऊपर सेंटर्ड है ना गाउसियन, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है और जो दूर वाले हैं उनको कम मिल रही है। तो अगर एवरेजिंग करनी है तो यूनिफॉर्म करने की बजाय it makes more sense that the thing which is far away should be given less importance. ठीक है, तो गाउसियन का जो गाउसियन फिल्टर भी क्या कर रहा है? एवरेजिंग। तो एवरेज करने से, तो ये जो एवरेजिंग प्रोसेस होता है व्हाट इज इट, अ लो पास प्रोसेस और अ हाई पास? कैसे हो गया लो पास? व्हाई इज एवरेजिंग अ लो पास ऑपरेशन?
बेसिकली एवरेजिंग में क्या होता है, आप ठीक कह रहे हैं, इन एवरेजिंग यू कैन हैव स्मॉल वैल्यूज एंड लार्ज वैल्यूज, एंड व्हाट द फिल्टर विल गिव यू विल बी समथिंग इन बिटवीन। तो उन वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है उसको कम करता है, तो बेसिकली चेंज को कम कर रहा है। तो चेंज जो है इज अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। जो सडन चेंज है इसका मतलब है उसका स्पेक्ट्रम क्या होगा, इफ थिंग्स चेंज सडनली इन टाइम डोमेन, तो दिस मींस इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। यही है ना, फॉरन चेंज हो गया सिग्नल टाइम डोमेन में। फॉरन कैसे चेंज हो सकता है सिग्नल टाइम में? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी थिंग कैन कंप्लीट इट्स साइकिल। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो स्मूथली चेंज होगा टाइम डोमेन में। तो अगर डिफरेंस को वो कम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो चेंज को कम कर रहा है, और चेंज इज हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को कौन सा फिल्टर खत्म करता है? लो पास फिल्टर। ठीक है, तो ये आपने सबने किया हुआ है, दिस इज जस्ट रिवीजन। गाउसियन इज अ लो पास फिल्टर। इसका फूरियर स्पेक्ट्रम क्या होता है गाउसियन का? समथिंग, इट इज गाउसियन, एग्जैक्टली गाउसियन। कोई सिग्मा डिफरेंट होगा। इट इज अनदर गाउसियन which will have its own mean and variance, but it will be Gaussian. तो अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैं ये ड्रॉ करूं, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैंने गाउसियन ड्रॉ किया है, तो यूं करके होगा। तो दिस मीन्स दिस इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी को आप कट ऑफ कंसिडर करते हैं? मतलब हाँ, मतलब क्या क्राइटेरिया होता है कि दिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या क्राइटेरिया होता है? तो क्या होता है, वो डीबी, कितने डीबी कम हो जाए तो वो कट ऑफ हो जाता है? 3 डीबी, कुछ इस तरह की आपने चीज पढ़ी हुई है ना। तो यहाँ पे कहीं पे 3 डीबी वाला पॉइंट हिट होगा तो दैट विल बी दी, मतलब जो आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है ना फिल्टर का, वो कभी भी ऐसे नहीं होता कि 0 हो जाए। इट्स लाइक स्मूथ, और फिर कहीं दूर जाकर जो है ना, तो आप कहते हैं ये मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एनीवेज, ये ब्लू वाला हो या ब्लैक वाला हो चाहे ग्रीन वाला हो, ये सारे कर रहे हैं एवरेजिंग, एंड इट इज अ लो पास ऑपरेशन। तो व्हाई आर वी इंटरेस्टेड इन एवरेजिंग? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा, अच्छा एक और एग्जांपल आप यहाँ पे ट्राई करके मुझे बता दें। ये मैंने किया ना, अब आप मुझे 1 और -1 के साथ ना इस चीज़ को कन्वॉल्व करके बताएं। ये जो ये ऊपर वाला है, क्या रिजल्ट होगा? इस पूरे के साथ करें, कन्वॉल्व करें या कोरिलेट करें? मतलब यहाँ पे कोई आउटपुट है, बाकी बाकी 0 है। और अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, माइनस के साथ करूं, सेम रिजल्ट है। तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा कि हम कोरिलेशन कर रहे हैं कि अगर हमारा जो फिल्टर है वो सिमेट्रिक है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया है एक्चुअली। ये ऊपर एवरेज कैलकुलेट कर रहा था, और ये जो नीचे हमने रखा हुआ है, दिस इज डिफरेंस। सीक्वेंसेस का डिस्क्रीट डोमेन में वी कैलकुलेट डिफरेंसेस, वी डोंट कैलकुलेट डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब बस अब आपने ना ये चीज़ें अब दिमाग याद। तो इमेजेस में ना वी आर इंटरेस्टेड इन एजेस। एजेस चेंज ऑफ कलर और टेक्सचर फॉर सम रीजन, चाहे नया ऑब्जेक्ट आ गया है, चाहे ऑब्जेक्ट सेम है उसमें कलर चेंज हो गया है, लाइक माई क्लोथ्स। ठीक है, लाइक योर फेस, eyes are of different color and cheeks are of different color.
We are interested in finding edges. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको इमेज नज़र आ रहा है ना, इसमें हम चाहते ही हैं कि आपको रोबोट को पाथ पता चल जाए. तो व्हाट सिंपल थिंग यू कैन डू इज यू कैन से कि अच्छा ट्राई टू फाइंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इन दिस इमेज, वर्टिकल लाइंस आर ऑब्स्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज वेयर यू शुड बी वॉकिंग. स्पेसिफिकली टू दिस एग्जाम्पल. अब ये हमारा सिंपल रूल ना हर जगह काम नहीं आएगा, इसमें काम आ सकता है. तो हमारा जो in 1970s when we started understanding, we wanted to develop computational models of human vision system. हमें पता नहीं था, अभी भी नहीं पता, बट हम बनाना चाहते थे कि कैसे the light that impinges on your eyes, it gets converted into this entire understanding of the scene कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ह्यूमन है, फलाना ऑब्जेक्ट दूर है, ये ऑब्जेक्ट पास है. तो लाइट हिट्स योर आईज एंड what you are conscious of is the result of this entire processing. You are not conscious of the sensing which is taking place on your retina. What you are conscious of is the final output. So we are interested we can use machines to do the same thing. अब हम जो है ना, तो उसमें how do pixels is the fundamental question in vision. ये पिक्सल वैल्यूज जो होती हैं ये शेप्स में कैसे कन्वर्ट होती हैं. तो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज. वन इज मार्स थ्योरी. आईसीसीबी में जो बेस्ट पेपर अवार्ड होता है ना, उसको दिया जाता है मार्स प्राइज. तो ये जो हमारा रिसर्चर था ना, ह्यूमन विजन को जिन्होंने स्टडी किया था, उन्होंने एक मॉडल प्रेजेंट किया था. अगर आप गूगल करेंगे ना तो मार्स पिरामिड आ जाएगी. कि जी पहले हम एजेस फाइंड आउट करते हैं, एजेस को कंबाइन करके हम सेगमेंट्स बनाते हैं और सेगमेंट्स जो है ना वो शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज द मार्स पिरामिड. अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना वो ये है कि ये जो आपको सारी एजेस नज़र आ रही हैं ना, ये जो आप अभी देख रहे हैं, आपको छत पे लकीरें नज़र आ रही हैं, ज़मीन पे लकीरें नज़र आ रही हैं, ये जो आपका इमेज बन रहा है ना आपकी आंखों पे, अगर मैं वो इमेज लूँ ना और उसमें एज डिटेक्शन करूँ तो उसमें ये सारी एजेस नहीं है. देयर आर ओनली फ्यू ऑफ द एजेस विच आर अवेलेबल. अब you are not conscious of the raw image. That is why vision is a very confusing domain. What you see is the processed output. तो आपको लगता है कि ऐसे हुआ होगा. ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ. If I can find the experiment now, I can show you. This is a very interesting experiment. That will take us away from our topic, but मैं आपको दिखा देता हूँ. So the basic question at hand was कि कितना छोटा हो इमेज तो ठीक है, उससे काम चल जाएगा, और अगर उससे छोटा इमेज को करें ना तो फिर the human stops recognizing the content. तो उन्होंने ये चेक किया कि 32 by 32 जो है ना इमेज इज गुड इनफ टू रिकग्नाइज समथिंग. इमेज को छोटा करके लोगों को दिखाया और उनसे पूछा कि क्या है इसमें. तो उन्होंने देखा कि जब 32 by 32 से इमेज को छोटा करते हैं ना तो रिकग्निशन रेट गिरना शुरू हो जाता है. तो ह्यूमन विजन टेस्ट हो रहा है. अब सर्वे करके चेक किया जा रहा है कि क्या है इसमें, कोई प्रोग्रामिंग नहीं इन्वॉल्व. अच्छा, तो देन दे टेस्टेड अनदर थिंग. उन्होंने ये चेक किया कि the object which was present in the image, लोगों को कहा कि जरा इसकी ना लाइनें ड्रॉ करें, इसकी बाउंड्री ड्रॉ करें. जब लोग सही रिकग्नाइज कर लेते थे तो वो सही बाउंड्री बनाते थे. जब उनको रिकग्नाइज वो सही नहीं कर सकते थे तो बाउंड्री भी गलत बनती थी.
ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये जो एज है जो आपको नजर आती है, ये जो बाउंड्री आपने बनानी है, रिकग्निशन करें तो कुछ और है, ना कर सकें तो कुछ और है। इसको बोलते हैं बॉटम अप। वो जो पहले मैंने प्रोसेस आपको बताया ना विजन में, उसको बोलते हैं बॉटम अप। पिक्सल से एजेस निकली, एजेस से सेगमेंट बने, सेगमेंट से शेप बनी, जो भी प्रोसेस है इसको बोलते हैं बॉटम अप। एक प्रोसेस है टॉप बॉटम। ये जो खाका बन रहा होता है, नॉइजी इमेज से एजेस निकली, कुछ नहीं निकली, एक पॉइंट पे जाके आई ह्यूमन मैनेजेस टू रिकग्नाइज उस स्केच से यू मैनेज टू रिकग्नाइज क्या चीज है। और जैसे ही आप रिकग्नाइज करते हैं ना, तो यूर सिस्टम फिल्स द रिमेनिंग एजेस। ठीक है, तो दिस इज कंप्यूटर विजन। पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर विजन ना, वो ये है, इट्स नॉट अबाउट डीप लर्निंग। पेपर का नाम था हाउ लिटिल डू वी नीड फॉर रिकग्निशन। ये थे ये पेपर है। It didn't get citations, but this is a very good paper. If I can open it up, मैं आपको दिखा दूँ। Here you see the entire success of the experiment depends on the designing of the experiment. ये MIT में है, ये बर्कले में है। One of the pioneers of computer vision ये जो है मलिक VN है। यहाँ पे ना वो दिखाते हैं, लेकिन इमेज को छोटा करते हुए जा रहे हैं। नजर आ रहा है आपको, ब्लर होता जा रहा है। इस तरह के इमेजेस इन्होंने लोगों को दिखाए हैं और फिर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं। इमेज नजर आए ना जो मैं आपको समझा सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो है ना, इस इमेज में वो कह रहे हैं कि इन दिस इमेज ट्राई टू प्रेडिक्ट द सरफेस नॉर्मल। अगर आपने 3D विजुअलाइज कर लिया तो आप बता सकते हैं कि ये सर्फेस जो है, मेरे सर की सर्फेस बिल्कुल फ्रंट फेसिंग है, मेरा सर टॉप ऑफ माय हेड इज अपवर्ड फेसिंग। यू सी यू कैन प्रेडिक्ट द एंटायर 3D। तो जब आपकी ये लोगों से नॉर्मल प्लेस करवा रहे हैं, अब ये देखें ना, इस इमेज में रिकग्निशन थोड़ी मुश्किल है। तो जब रिकग्निशन नहीं हो रही ना, तो नॉर्मल भी सही प्लेस नहीं हो रहे। और जब रिकग्निशन हो जाएगी, ऑल्दो कि इमेज ब्लर भी होगा, तो भी लोग सही नॉर्मल प्लेस करेंगे। विच मीन्स व्हाट? टॉप टू बॉटम प्रोसेस। कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है रिकग्निशन करने के लिए, उसके बाद योर मेमोरी फिल्स इट आउट। तो ये देखें ना कैसे 3D, पहले शेर का बिल्कुल सही 3D बना हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता ना वो 3D फ्लैट होता जा रहा है। So anyways, this you can read this paper. It's a very interesting paper. Very अच्छा। तो हम आ जाते हैं वापस अपने काम पे। अच्छा, तो हमें जो है ना, फाइंडिंग एजेस इज फंडामेंटल टू कंप्यूटर विजन। तो और हमने एज फाइंड आउट करनी है अब अपने। तो एज कैसे फाइंड आउट? एज का क्या मतलब होता है? एज का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी। यस, एज का मतलब होता है चेंज, वैल्यूज बदल रही हैं। तो ये यहाँ पे ना एक इमेज है जिससे वाइट से ब्लैक और ब्लैक से वाइट हुआ है। तो हमने ना सिर्फ एक रो प्लॉट की है, जो रेड वाली बनाई हुई है। ये रेड लाइन पे जो एक रो है ना, वो प्लॉट की है। तो वाइट का मतलब है हाई वैल्यू है, और ब्लैक का मतलब है लो वैल्यू, जीरो, और बीच में कुछ ट्रांजिशन है। तो दी फर्स्ट क्वेश्चन इज के ट्रांजिशन कहाँ से आ गई? एक वाइट है, एक ब्लैक है, तो
ये जो स्लोप आ रही है लाइन की, व्हाई इज दिस स्लोप ओवर हियर? ये मैंने यहाँ पे ना जूम इन करके आपको दिखाया है, ये ब्लू वाला बॉक्स. इफ यू विल सी, हियर इज वाइट, हियर इज ब्लैक, एंड यू कैन सी सम ट्रांजिशनिंग हैपनिंग. ये ट्रांजिशन स्लो भी हो सकती है और ज्यादा अब्रप्ट भी हो सकती है. ठीक है, तो इस तरह नहीं होता कि एक कलर के फौरन बाद दूसरा कलर आ जाता है. तो स्ट्रॉन्ग एजेस हम उनको कहते हैं शायद जिनमें जल्दी ट्रांजिशन हो जाता है, और वीक एजेस हम उनको कह रहे होते हैं जिनमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रही होती है. मतलब टू शेड्स ऑफ द सेम कलर, अगर दोनों रेड हैं तो कहीं पे थोड़ी सी कहीं चेंज आई है. ठीक है, तो अब हमने ये डिटेक्ट करनी है, हमने चेंज डिटेक्ट करनी है. तो चेंज कैसे डिटेक्ट करते हैं हम? डेरिवेटिव लेते हैं. तो क्या होगा, जहां डेरिवेटिव मैक्सिमम है, तो बेसिकली हमने अगर वो वाली जगह पता चलानी है जहां एज है, तो हमने क्या अप्लाई करना है? हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. अभी हमने किया है पेंट में, जब हम कर रहे थे हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था. किस फिल्टर से हमें कॉन्वॉल्व करना है? -1 से. एक एग्जाम्पल ये है. ठीक है, तो जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगी आपके पास. बहुत जगह 0 और कुछ जगहों पे नॉन जीरो. ठीक है, तो आप कहेंगे कि अच्छा जिधर नॉन जीरो है ना, वो नॉन जीरो नहीं, हमें मैक्सिमम पता चलाना है. नॉन जीरो तो बहुत जगह पे है ना. तो इसके लिए क्या करते हैं? मैक्सिमम नॉन जीरो तो नहीं पता चला, हम एग्जैक्टली बताना चाहते हैं ना कि किधर एज है, तो वो हम नॉन जीरो तो बहुत जगह, ज्यादा जगहों पे है ना, क्योंकि दिस इज ग्रेजुअल चेंज. तो हमने पहला डेरिवेटिव लिया ना, तो ये रिजल्ट आ गया. हाँ, पहला डेरिवेटिव लेने के बाद जो रिजल्ट है उसका मैक्सिमम, उसके लिए क्या करते हैं? नहीं, हम सिंपल हमने ले लिया डेरिवेटिव, ये रिजल्ट प्लॉटेड है आपके सामने. हाँ, तो वो मैक्सिमम कैसे पता चलाते हैं आप? हाँ, वो तो मैक्सिमम पता चलाने के लिए डेरिवेटिव चाहिए होता है. तो पहला डेरिवेटिव भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं है. 2D में क्या होगा? एक x में डेरिवेटिव होगा, एक y में डेरिवेटिव होगा. तो जब आप, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ. ये मेरा इमेज है ना, और ये मेरा, मैं ये वाला फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ. यहाँ पे लिख लें आप 1, और -1. ये हो गया मेरे पास डेरिवेटिव. मैं क्या करूँगा कि मैं इस चीज़ को गेट होल्ड ऑफ, तब आ रहा मैं इधर बना ही देता हूँ. ठीक है, यहाँ से ये अगर यूं यूं करके मैं अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो रहा है? दिस इज द डेरिवेटिव इन, दिस इज द डेरिवेटिव अलोंग एक्स इज कॉलम्स. ठीक है, ये जो भी डायरेक्शन, ये कॉलम्स हैं, वी आर मूविंग अलोंग. ये पहली और दूसरी कॉलम में डिफरेंस, फिर ये दूसरी और तीसरी कॉलम में डिफरेंस. एक तो ये हो गया मेरे पास. ये कर सकता हूँ कि एक ये फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ. ठीक है, इसमें भी एक ऊपर वाली वैल्यू यूं करके मैं
स्लाइड कर सकता हूँ, एक नीचे आ गया, तो अब रोज में डिफरेंस हो रहा है। तो जब मैं ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला अप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, एक 2D मैट्रिक्स आ जाएगी फुल ओवरलैप वाली, ठीक है, उसमें हर जगह कोई ना कोई नंबर होगा। और जब मैं ये वाला अप्लाई करूंगा फिर एक 2D आ जाएगी, 2 नंबर आ जाएंगे ना मेरे पास, 2 रिजल्ट आ जाएंगे। तो यही इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि हर पोजीशन पे आपके पास 2 वैल्यूज हैं, एक एक्स में डेरिवेटिव है, एक वाई में है। तो एक वेक्टर है बेसिकली, तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्ट्रॉन्ग एज है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो पहले आप ये दोनों डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 अलग-अलग फिल्टर्स अप्लाई करके, और उसके बाद फिर उनका मैग्नीट्यूड और एंगल वो आपको निकालना। तो डेरिवेटिव लेना हमने देख लिया कि हमें ना 1 से डिवाइड करना होता है, सीक्वेंस हो अगर तो जो एप्सिलॉन है इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल, इसमें तो एप्सिलॉन आज तक मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है? कभी देखा है एप्सिलॉन? मैंने नहीं देखा, शायद कोडिंग करते हुए बहुत छोटी ईपीएस करके भी वैल्यू होती है। तो एनीवेज दिस इज मोर बिलीवेबल, ये 2 पिक्सल के दरमियान डिफरेंस, एक का डिफरेंस होता है, तो बस बेसिकली डिफरेंस इज द डेरिवेटिव, यही चेंज है 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज में, सिंपलर इन डिस्क्रीट डोमेन। अच्छा अब ये बताइए, कॉलम्स में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ हुआ है कि रोज में डेरिवेटिव अप्लाई हुआ हुआ है? एक में हुआ हुआ है, दोनों में नहीं हुआ हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो तो डायगनल एज है ना, उस पर तो आप एक्स वाला भी अप्लाई करें तो भी कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए, और वाई में, क्योंकि उसके दोनों कंपोनेंट हैं। ये इस केस में एक ही अप्लाई हुआ हुआ है, विच वन? ये कॉलम्स में हुआ हुआ है क्योंकि वर्टिकल एजेस तो बहुत नजर आ रही है, जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हैं यहाँ पे वो नजर ही नहीं आती, बिकॉज दिस फिल्टर वाज डिजाइन टू डिटेक्ट चेंज अक्रॉस कॉलम्स नॉट रोज। अच्छा, तो यहाँ पे एक ही इमेज पे दोनों अप्लाई हुए हैं। इस इमेज में वर्टिकल आपको नजर आ रहा है, तो अगर वर्टिकल एजेस नहीं है तो फिल्टर हॉरिजॉन्टल होगा। ये बना हुआ है ना साथ, और हॉरिजॉन्टल एजेस फाइंड आउट करनी है तो फिल्टर वर्टिकल होगा। वर्टिकल इस वजह से क्योंकि आप टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन रोज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क का आप जवाब दे सकते हैं, मैं ऊपर -1 लिखूं या नीचे -1 लिखूं तो क्या फर्क पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? ठीक है, तो वी कैन टेक अ 5 मिनट ब्रेक। आई डोंट नो, यू टेल मी। ठीक है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक।